हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि जीवों का वर्गीकरण कब से प्रारंभ हुआ, किन्होंने किया और जिन्होंने किया वो किस आधार के माध्यमों को लेकर के ये वर्गीकरण किया। अब जब इतना पढ़ेंगे तो साथ में बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न इससे कैसे पूछे जाते हैं। और याद रखिए कि जब भी साइंस के जो सेट आप बनाते होंगे, जब भी आजकल तो हर एक परीक्षाओं में 20 से 25 साइंस पूछे ही जाते हैं। खास करके यदि बिहार के हैं तो वहाँ 30 तक चली जाती है और बायोलॉजी का अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। बायोलॉजी में जीवधारियों के वर्गीकरण और उनके दिनांक पद्धति से हमेशा एक न एक प्रश्न रहते हैं। तो आज हम इसी वर्गीकरण को और जीवों के वर्गीकरण के आधार को डिटेल रूप में समझेंगे और ये जानेंगे कि इसका मूल आधार क्या था। और हाँ, हमेशा बताते चलूँगा कि प्रश्न कहाँ से बनता है। ठीक है, तो एक नज़र देखिए, ये हमने कुछ तथ्य लिख रखे हैं जो आप नोट कर लें। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे तथ्य जो हैं हमने 9 to 12 9वीं से 12वीं तक के जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है वर्तमान में जो चल रही है वहीं से लिया है। तो माना जा सकता है कि 99.99% शुद्ध है। बाकी लिखने में कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो हम नहीं कह सकते हैं, हालांकि हमने किया नहीं। देखिए, ये कुछ तथ्य हैं। इन तथ्यों से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आखिर जीवों का वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होती है। हम सब एक जीव हैं, मानव जीव है, लेकिन जो हम सब जीव हैं इसी में देखिए हमारे आसपास की चीज़ों में ही कि वर्गीकरण जो मानवों का भी है वो 2 रूपों में है, महिला पुरुष के रूप में। महिलाएं भी अलग अलग, पुरुष भी अलग अलग। गोरे गोरे होते हैं, काले काले होते हैं, बीच में भूरी चमड़े वाले भी होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। कुछ की आंखें नीली होती हैं, कुछ की आंखें भूरी होती हैं, कुछ की आंखें काली होती हैं। आपने देखा होगा, किन्हीं का लाट चौड़ा होता है, किन्हीं का लाट पतला होता है, किन्हीं के सर बड़े होते हैं, किन्हीं के सर छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक जीव जो है दूसरे जीव से जातिगत आधार पे कुछ भिन्नता रखे हुए रहता है। याद रखिए, जातिगत आधार पे। ठीक इसी प्रकार से पशु पक्षी जितने भी जीव हैं जो हमारे धरती पर मौजूद हैं, इन सब में कुछ न कुछ अंतर है, कुछ न कुछ भेद है, विभेद है। प्राचीन समय से ही जो ज्ञान के पिपासु लोग थे उन्होंने इस चीज़ को देखा, परखा और समझा, और कुछ चीज़ों को जो जानते थे, जो उपलब्ध संसाधन थे या जो जहाँ तक उनकी सोच जाती थी, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। इसमें सबसे बड़ा नाम अरस्तु का आता है। अरस्तु ने जीवों पर जो अपनी पुस्तकें लिखी उसमें लगभग 500 से ऊपर जीवों का वर्गीकरण किया है, या 500 से ऊपर जीवों को नाम को लिखा है। वर्गीकरण नहीं किया, नाम को लिखा है। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने ही सर्वप्रथम ये समझा कि हम सब जो जीव हैं, यहाँ धरती पर जितने भी जीव हैं, ये कुछ उनमें अलग अलग है और इनका जो अध्ययन है वो विशेष रूप से होना चाहिए। हालांकि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग हुआ वो 1801 के बाद हुआ, जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया। याद रखिए, लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किया था। अब यहाँ पे आइए जीवधारियों के वर्गीकरण। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम लोग जो छोटे थे, आप भी देखे होंगे, बच्चे जो होते हैं सहज प्रश्न पूछते हैं, और जब आप बच्चे होते थे तब भी सहज थे। हम लोग जब बच्चे थे तो देखते थे कि गाय जो होती है, बैल जो होते हैं, वो जल किसी खास तरीके से पीते हैं, लेकिन जो कुत्ते होते थे, बिल्लियाँ होती थी, वो जल को किसी खास तरीके से पीती थी। अंतर हुआ, दोनों में व्यापक अंतर हो गया। ठीक उसी प्रकार से घोड़े, गधे या बहुत सारे जो जीव हैं, सब में कुछ न कुछ अंतर होता है, लेकिन इनमें समानता भी है कि सब बच्चे देते हैं, है ना। तो ये समानता और असमानता, इसी का वर्गीकरण का जो आधार रखा गया, उसी के आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया गया। हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ इस समझने के लिए, वर्गीकरण का जो आधार था वो बिल्कुल अलग है जब जो हम आप सोचते समझते हैं उस। खैर आइए,
सन 1758 में, कहीं कहीं 1759 में मिलता है, कार्ल लिनियस ने जंतुओं और पौधों को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। जंतुओं और पौधों को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से, यानी कि लिखित रूप से जीव विज्ञान में जंतु और पौधे, इन दोनों के अलग अलग चीज़ों को बांट दिया, या इनके पढ़ने के तरीकों को अलग अलग बांट दिया। इसीलिए लिनियस को बार्गिकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, बार्गिकी का पिता किसे बोला जाता है? कार्ल लिनियस को। यही सवाल आपसे पूछेगा कि निम्न में से किन्हें बार्गिकी का पिता बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस को याद रखिएगा। उन्होंने दो भागों में बांटा, याद रखिएगा, उन्होंने दो भागों में ही बांटा। किसमें? पहला जंतु साम्राज्य यानी कि एनिमल किंगडम या जंतु जगत, एनिमल वर्ल्ड। दूसरा वनस्पति साम्राज्य, प्लैनेट किंगडम या वनस्पति जगत, प्लैनेट वर्ल्ड। दो भागों में बांटा। लेकिन जंतु साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी जो थी वो अरस्तु ने भी प्रदान किए थे। इसलिए जंतु विज्ञान का जनक या फादर अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति साम्राज्य के बारे में एक वैज्ञानिक थे या विशेष ज्ञाता थे, थियोफेटस जो थे, उन्होंने भी लिखा था। 500 से ऊपर प्रकार के वनस्पतियों का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, बहुत पहले 500 से ऊपर वनस्पतियों का प्रकार उन्होंने लिखा था। इसीलिए थियोफेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक या वनस्पति विज्ञान फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? थियोफेटस को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कार्ल लिनियस को बार्गिकी का पिता कहा जाता है और उन्होंने जीवधारियों को दो भागों, जंतु और वनस्पति जगत में बांट दिया। जंतु जगत का सबसे पहले उल्लेख ऐतिहासिक रूप से अरस्तु ने किया था, इसलिए जंतु विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता थियोफेटस को कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब है कि सर्वप्रथम जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। जॉन रे जो थे इंग्लैंड के बहुत बड़े प्राकृतिक ज्ञानी थे, प्राकृतिकविद थे। इन्होंने ही सबसे पहले देखा कि देखिए जीव जो हैं वो दो भागों में, एक ऐसे जीव जो पेड़ पौधे के रूप में हैं, चलते नहीं हैं लेकिन वृद्धि करते हैं, बाकी एक ऐसे जीव जो जंतुओं के रूप में हैं। लेकिन इनका जो आधार था यही था, परंतु इनकी मान्यता नहीं हो पाई। मान्यता सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से किन्होंने दिया? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस जो थे वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे या स्वीडिश क्या कहते हैं, जंतु विशेष विज्ञानी थे, स्वीडन के थे। इसके अलावा एक चीज़ और देखिएगा कि अर्नेस्ट हैकेल ने जीव जगत को 3 जगत में बांटा, कोपलैंड ने 4 जगत में एवं आर.एच. हेक्टर ने 5 जगत में बांटा। और आज यही आर.एच. हेक्टर का जो वर्गीकरण है वैज्ञानिक आधार के साथ पूरी दुनिया में मान्य है। किनका? आर.एच. हेक्टर का। तो अर्नेस्ट हैकेल ने कितने जगत में? 3 जगत में। कोपलैंड ने कितना? 4 जगत में। हेक्टर ने कितना? 5 जगत में बांटा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। वनस्पति यानी कि बोटनी का जनक या पिता थियोफेटस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किन्होंने दिया? जॉन रे। जॉन रे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे वैज्ञानिक आधार दिया। परंतु ये सौभाग्य कार्ल लिनियस को प्राप्त हुआ कि उन्होंने आधुनिक रूप से जीवधारियों का वर्गीकरण किया और उन्होंने दो ही वर्गीकरण किया, जंतु और वनस्पति। अब इसके पीछे कारण ये था कि उस दौर में सूक्ष्मदर्शी तो था नहीं कि वो कोशिका खोजते या क्या क्या खोजते, जो उन्हें लगा उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। अब देखते हैं कि उस वर्गीकरण का आधुनिक जो वर्गीकरण हुआ उसका आधार क्या था। ठीक है, कौन उस आधार में सबसे ऊंचे है, कौन उस आधार में सबसे नीचे है, और यहीं से प्रश्न भी बनता है। एक नज़रिए से देख लें, नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब देखिए वर्गीकरण का आधार।
सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वर्गीकरण का आधार क्या था। वर्गीकरण तो किया गया जीवों का, लेकिन आधार क्या था? तो वर्गीकरण का जो आधुनिक आधार है, पहले तो ये आधार पर किया गया कि पेड़ पौधे हैं जो चलते नहीं हैं, बाकी जीव चलते हैं। फिर इसके बाद वर्गीकरण किया गया कि कुछ जीव जो है पानी में रहते हैं, कुछ जीव धरती पे रहते हैं। तो ये सब एक मान्य वर्गीकरण था जो समय के साथ विकसित होते गया। और आधुनिक रूप में, यानी कि आधुनिक विज्ञान में जब हम वर्गीकरण के आधार को समझते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ये जो चीज़ें हैं यही वर्गीकरण का मूल आधार थी, जिनमें सबसे पहला था कोशिकीय संरचना, दूसरा आकार की, मतलब उनके आकार के आधार पे, और तीसरा उनके विकासात्मक लक्षणों को। हर जीव जो होता है अपने विकास के लिए अपना एक अनुकूलित स्थिति को चयनित करता है, और इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पे वर्गीकरण को रखा गया, या इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पे जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया। आकार की, कोशिकीय संरचना एवं विकासात्मक लक्षणों, इन 3 चीज़ों को मूल आधार माना गया। हालांकि जब बायोलॉजी की किताब को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन परीक्षाओं में आपसे यही 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे परीक्षा में जो आपसे पूछेगा कि वर्गीकरण का मूल आधार या मूल इकाई या आधारभूत इकाई जो है वो जाति है। जीव के वर्गीकरण का मूल आधार या आधारभूत इकाई, इकाई भी हमने लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे, इकाई जो है वो जाति है, यानी कि स्पीसीज है। ठीक है, अब समझिए कि जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है, ऑर्डर क्या है, वर्ग क्या है, फाइलम क्या है, साम्राज्य क्या है। हालांकि मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया ताकि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बात समझ रहे हैं? कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्गीकरण में सर्वोच्च स्तर पर कौन है और वर्गीकरण में सबसे निम्न स्तर पर कौन है। तो वर्गीकरण में सबसे निम्न स्तर पे जाति है, सर्वोच्च स्तर पे साम्राज्य यानी कि किंगडम है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये नीचे से बढ़ते क्रम में है और हमने फिर ऊपर से नीचे यानी कि बढ़ते क्रम से निखरते क्रम में भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपसे पूछ देगा कि वर्गीकरण में सबसे बीच में कौन आता है, मध्य में कौन आता है, तो मध्य में ऑर्डर आता है। ठीक है, अब एक एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले स्पीसीज, जाति। जाति को वैज्ञानिक आधार पे क्या बांटा गया है? जैसे भारत में तो जाति का मतलब हो गया कि जो किसी खास कुल में जन्म लिया वो जाति हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वैज्ञानिक आधार पे जाति का वर्गीकरण किया गया तो देखिए कितनी सुंदर परिभाषा निकाली गई। एक समान जीवधारियों का वह समूह जिसके सदस्यों के मध्य लैंगिक जनन संबंध, कैसा जनन संबंध, लैंगिक जनन संबंध स्थापित हो तथा इस प्रकार वह अपनी पीढ़ियां यानी कि जनरेशंस को आगे बढ़ाती हैं, जाति कहलाती हैं। अर्थात विज्ञान के आधार पर, जैविक विज्ञान के आधार पर, बायोलॉजी के आधार पर जाति का मतलब वैसे स्पेसिफिक जातियां हो गई जिनके मध्य में लैंगिक जनन के द्वारा अपनी पीढ़ियां बढ़ाई जाती हैं। लैंगिक जनन भी होना चाहिए और साथ ही उसी के द्वारा पीढ़ियां भी बढ़नी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो जाति में आता है या उसी को जाति कहा है। जैसे शेर के साथ ही लैंगिक जनन होगा और शेर ही उत्पन्न होगा, कुत्ता बंदर नहीं करेगा। बंदर बंदर के साथ, मानव मानव के साथ, और जितने भी पशु पक्षी हैं सब अपने अपने लैंगिक जनन अपने ही जाति में स्थापित करती हैं और इसी माध्यम से वो अपने वंश को भी बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार यदि कोई समूह है तो क्या कहलाएगा, जाति कहला जाएगा। जाति से थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, वंश होता है। एक समान तथा एक दूसरे से संबंधित जातियों का समूह वंश कहलाता है। जातियों का समूह क्या कहलाएगा, वंश कहलाएगा। फिर है कुल, तीसरा स्थान पर कुल आता है, फैमिली। आपस में समान लक्षणों वाले वंशों को एक कुल में रखा गया है, यानी कि आपस में समान लक्षणों वाले वंश को किस में रखा गया, कुल यानी कि फैमिली में। चौथा आता है ऑर्डर, समान गुणों वाले कुलों को एक ऑर्डर में रखा जाता है। ऑर्डर से ऊपर में कौन है, वर्ग। क्लास, समान विशेषताओं वाले ऑर्डर समूह एक वर्ग में रखे जाते हैं। फिर है फाइलम, फाइलम क्या है, विभिन्न वर्गों का समूह जिनमें एक विशेषता हो फाइलम में रखे जाते हैं। और अंतिम में कौन है, साम्राज्य, जिसमें सारे फाइलमों को रखा जाता है और यह वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर है। हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर कौन है, साम्राज्य यानी कि किंगडम, और सबसे नीचे पर कौन है, जाति यानी कि स्पीसीज। जाति किसे कहेंगे,
वैसा जीवधारियों का समूह जिनके मध्य में लैंगिक संबंध स्थापित हों और उसी के द्वारा वो अपने पीढ़ियों को आगे बढ़ाएं। अब देखिए, ये हमने घटते क्रम में किंगडम यानी कि साम्राज्य, फाइलम, वर्ग, ऑर्डर, कुल, वंश, जाति लिख दिया है। यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली को हमने एक क्रम से लिख दिया है। ये घटते क्रम में है, यानी कि सबसे ऊपर किंगडम हुआ, सबसे नीचे स्पीशीज हुआ, और ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे नीचे जाति हुआ और सबसे ऊपर साम्राज्य हुआ। और ये उसकी हल्की सी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। और याद रखिएगा कि वर्गीकरण का मूल आधार या आधारभूत इकाई जो है वो जाति है, ठीक है। और ये इसलिए रखा गया कि हर जीवों में कुछ न कुछ आकार की परिवर्तन होते हैं या आकार की भिन्नताएं होती हैं, उनके कोशिकाओं संरचनाओं में कुछ अलग अलग होते हैं, और साथ ही वो अपने जो विकासात्मक क्रिया में लगे हैं। यानी कि सबको जानते हैं कि आज जो जीव इस धरती पे है वो अपने आप को इस धरती के अनुकूलित किया है, तभी है। जो अनुकूलित नहीं वो नष्ट हो गए, खत्म कर दिए गए। तो जो इन लक्षणों को अपनाता है, इसी 3 आधार को मूलभूत मान करके वर्गीकरण को किया गया आधुनिक रूप। पहले तो बहुत तरह का था। अब देखते हैं उस वर्गीकरण में आगे के तथ्यों को, कौन कौन से जगत में कौन कौन से जीव आते हैं। एक नज़रिए से आप देख लें, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए बोर्ड पे एक नज़र। अब हम जीवधारियों के वर्गीकरण को जो हमने आधार देखा, किन्होंने किन्होंने क्या क्या योगदान दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो जीवों का वर्गीकरण किया गया, जो 5 सेक्टर में किया गया, वो कौन कौन जीव थे, इनके कुछ विशिष्ट लक्षणों को जानेंगे, और यहीं से आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, लिनियस को देखा आपने कि 2 भागों में उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया और उसे एक व्यापक आधार प्रदान किया। बाद में जब विज्ञान आगे बढ़ा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, कोशिकाओं को देखा गया, और इसके साथ ही और भी अन्य विशिष्ट लक्षणों को हर एक जीवों में देखा गया, तो फिर वो जो वर्गीकरण था उसे व्यापक क्या कहते हैं, आधार प्रदान करके उसे व्यापक किया गया। हमने आपको बताया कि जीवों के वर्गीकरण के लिए आकार की, उनके जीवन जीने की क्षमता, जीवन के प्रति उनका अनुराग, और साथ ही उनके कोशिकाओं की संरचना, ये सब चीज़ें मिला करके जीवों के वर्गीकरण को एक ठोस वैज्ञानिक आधार दिया गया। तो उसी को आधुनिक रूप से 5 जगत प्रणाली में किया है, और इसे 1969 में R.H. हेक्टर ने किया था। आधुनिक रूप से R.H. हेक्टर ने किया। बाद में 1982 में इसमें मार्गुलियस एवं स्वार्ट्ज ने कुछ सुधार कर दिया। सुधार क्या किया कि कुछ और एक कोशिकीय जीवों को इसमें जोड़ दिया। तो आधुनिक रूप से, यानी कि एकदम जो हम आज पढ़ते हैं, उसे 1969 में R.H. हेक्टर ने 5 जगत में बांट दिया। हमने आपको बताया कि किन्होंने कितने जगत में बांटा, तो R.H. हेक्टर ने 5 जगत में बांटा। अब परीक्षाओं में आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से किन्होंने जीवधारियों को 5 सेक्टरों में बांटा या 5 भागों में बांटा, तो याद रखेंगे R.H. हेक्टर ने। 1969 नहीं आपसे पूछेगा, वो हमने आपको बता दिया। पहला क्या है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत दूसरा, तीसरा कवक यानी कि फंगी, चौथा पादप यानी कि प्लांटी, और 5वां जंतु यानी कि एनिमल। ये 5 जगत में जीवों को बांट दिया गया। अब याद रखिए कि यहाँ पे 5 क्यों बांटे, 6 क्यों नहीं बांटे, बांट सकते हैं, और भी कुछ नए तथ्य आएंगे तो बांट दिए जाएंगे। यहाँ पे 5 का जो बेस आधार था बांटने का, वो ये था कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जहाँ जीवन की हल्की संभावना में भी जन्म ले लेते हैं। जो जन्म लेते हैं उनमें भी 2 तरह के होते हैं, स्वपोषी यानी कि खुद से अपना भोजन बनाने वाले, और परपोषी यानी कि दूसरे पर आश्रित रहने वाले। फिर वहाँ से जहाँ जीवन प्रारंभ हुआ तो फिर तरह तरह की चीज़ें आने लगती हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। आपका घर है, आप अपने घर में एक ऐसे क्षेत्र को रखिए जहाँ पे कुछ मिट्टी हो, वहाँ पे पानी हल्का डाल दीजिए, एकदम हल्का पानी, रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। ध्यान देंगे कि जब आप पहला दिन मिट्टी में कुछ नहीं था तो सूखा था, ड्राई था, इधर उधर भुरभुरा था।
लेकिन जब वो पानी डालने लगे तो वहाँ तरह तरह के जीवें आने लगेगी। पहले जो जीव आएंगे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन 10-15 दिन के बाद चींटियाँ आने लगेंगी। फिर चींटियों को खाने वाले कुछ बड़े बड़े चिट्टियाँ आने लगेंगे, फिर उन्हें खाने वाले छिपकली वगैरह आने लगेगी। जीवन ऐसे ही बढ़ता है। सबसे पहले वो जीव जन्म लेते हैं जो बिल्कुल सरल एक कोशिकीय जीव होते हैं। उनकी कोशिका भी केंद्रक रहित अर्थात एकदम सरल कोशिका, जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, वही होता है। फिर वहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। जब वहाँ जीवन पनप जाता है तो उस जीवन के आधारित, यानी कि जो प्रथम स्तर के पोषी हैं उसके स्थान पर फिर या उन्हें खाने के लिए द्वितीय स्तर के पोषी आने लगते हैं, और जब द्वितीय स्तर के पोषी आएंगे तो फिर तृतीय स्तर के पोषी आने लगते हैं। और जीवन ऐसे ही, या कहिए कि जीव मंडल ऐसे ही आगे बढ़ता है, आगे चलता है। यही सत्य है और यही नियम है इसका। इस नियम में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, अभी तक तो नहीं हुई है। तो सबसे पहले मोनेरा जगत। कौन सा जगत? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमल। तो ये 5 जगत में हेक्टर ने बांट दिया। याद रखिए कि लिनियस ने सिर्फ 2 ही भाग में बांटा था। लिनियस ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, एनिमल और प्लांटी के रूप। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा कि हेक्टर ने 5 जगत में बांटा। आपको यही परीक्षाओं में पूछेगा। तो सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा का परिभाषा क्या है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं। इस जगत के जीव सरलतम एवं सूक्ष्मतम होते हैं, जो उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी सी भी संभावना हो। मोनेरा जगत को भी 2 भागों में बांटा गया। देखिए, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं एकदम अति सूक्ष्म जीवाणु वगैरह जो होते हैं, वो जीवन की जहाँ भी हल्की संभावना हो वहाँ पनप जाते हैं। हल्की संभावना मतलब हल्की मतलब हल्की, टेम्परेचर 80 डिग्री भी है वहाँ भी पनप जाएंगे, -80 है वहाँ भी पनप जाएंगे। चट्टानों के नीचे, थोड़ी सी गीली जगह, कहीं पर भी, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, आपके अपने घर में मिट्टी पर पानी डालिए, वहाँ पे सबसे पहले जो जीव उत्पन्न होंगे वो मोनेरा जगत के ही जीव होंगे। किस जगत के जीव होंगे? मोनेरा जगत के ही जीव होंगे। मोनेरा जगत के जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा गया। पहला आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। ठीक है, पहला कौन है? आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा जगत का प्रथम स्तर का जीव है और सबसे पुराना जीव है। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि निम्न में से सबसे पुरातन है, निम्न में से सबसे पुरातन है, तो उसको ध्यान रखेंगे। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुरातन जीव है इस धरती की। वर्तमान में आर्कीबैक्टीरिया जो है सबसे पुरातन जीव है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बिल्कुल सरल होती हैं और इनमें केंद्रक इत्यादि जो बहुत सारे चीज़ों, राइबोसोम वगैरह का बिल्कुल अभाव होता है, ये नहीं होते। तो मोनेरा जगत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब ध्यान दीजिए आर्कीबैक्टीरिया को। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं अधिकांश स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो अपनी ऊर्जा चपाचप यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से प्राप्त करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया अपनी ऊर्जा जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से प्राप्त करते हैं। अब कहिए कि श्रीमान ये मेटाबॉलिक क्या है ना? ये जीव जो होते हैं कैसे किस कृत्य को करते हैं? देखिए, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि धरती पर सबसे पहले समुद्र में रहने वाले ऐसे जीवों का विकास हुआ जो मीथेन को तोड़ते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ते थे, सल्फर डाइऑक्साइड को तोड़ते थे। ये वही जीवों के वंशज। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आर्कीबैक्टीरिया को भी 3 भागों में बांटा गया। आर्कीबैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला मेथोजोनेंस, मेथोनोजेंस। मेथोनोजेंस क्या होते हैं? मीथेन का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं? मीथेन का निर्माण करते हैं। पहला क्या था? मेथोनोजेंस यानी कि मीथेन का निर्माण करने वाले। दूसरा क्या है? थर्मोएसिडोल्फिस। यस, थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं। ये जो होते हैं अति उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण में पलते हैं। अति उष्ण मतलब गर्म, 60-70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वाले में भी ये जीव आपको पल जाएंगे। और तीसरा होते हैं
हैलोफिल्स। तीसरा क्या होते हैं? हैलोफिल्स, जो अति लवणीय वातावरण में बढ़ते हैं। याद रखिए, हैलोफिल्स क्या होते हैं? अति लवणीय, यानी कि समुद्र जो जगह होता है जहाँ पे अति हो समुद्र की लवणता, वहाँ पर भी ये जीव फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। और आर्की बैक्टीरिया में वैसे जीव या वैसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा लवणीय इलाकों में फैलते हैं या बढ़ते हैं, उन्हें हैलोफिल्स बोला जाता है। अति उष्ण एवं लवणीय अर्थात गर्म एवं अम्लीय हो, उसमें कौन सा होगा? थर्मोएसिडोफिल्स होंगे। थर्मोएसिडोफिल्स जीव जो होंगे अति उष्ण, यहाँ पे अति मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, अति उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। मोथोनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीथेन का निर्माण करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सब जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसों से प्राप्त करते हैं। अर्थात जहाँ पे ऑक्सीजन अति सूक्ष्म मात्रा में भी है, वहाँ से भी ये पनप जाएंगे। हो गई ना जीवन की शुरुआत? तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? आर्की बैक्टीरिया से। मोनेरा जगत में दूसरा कौन है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है यह एकल कोश का प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं और इनसे थोड़ा सा विकसित होते हैं, बीमारी वगैरह से सब फैलाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को इतना ही ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप बैक्टीरिया को जानते हैं वो सब यू बैक्टीरिया में ही आते हैं। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण आपका हो गया जाएगा जीवाणु वगैरह जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसके उदाहरण हैं। नीलहरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो है इसी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया किस जगत के हैं? मोनेरा जगत के। आर्को बैक्टीरिया को भी तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में मेथोनोजेंस यानी कि मीथेन का निर्माण करने वाले, अति उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण में रहने वालों को क्या कहेंगे? थर्मोएसिडोफिल्स कहेंगे। और हैलोफिल्स किसको कहेंगे? जो अति लवणीय वातावरण में बढ़ते हैं या पलते हैं। तो मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा गया। याद रखिएगा कि मोनेरा जगत के जो भी जीव होते हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसके? प्रोटिस्टा और कवक। एक नजर देखना चाहें देख सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रोटिस्टा समूह को। प्रोटिस्टा समूह जो है वो विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसमें शामिल है। अभी तक जो हम लोग देखा था प्रोकैरियोटिक थे, अब यूकैरियोटिक जीव इसमें आ गए, जिसमें एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि होते हैं। जिसमें ध्यान रखिएगा कि एक कोशिकीय शैवाल, डायटम जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं तथा प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। स्वपोषी उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश से या विभिन्न रासायनिक माध्यमों से पैदा करते हैं। परपोषी उन जीवों को कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर आश्रित होते हैं और साथ ही उस जीव को हानि भी पहुंचा देते हैं। इस समूह में स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। इनमें सीलिया अथवा फ्लेज्मा द्वारा गमन होता है। ये इस तरह से होंगे, देखिए इस तरह से कोई जीव होगा, इसमें एक छोटा छोटा रुआ रहेगा, इसी को सीलिया या फ्लेज्मा बोला जाता है। ठीक है ना, इसी से ये गमन करते हैं, अर्थात ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमारे शरीरों में जो तरह तरह के अमीबा पाए जाते हैं या क्या कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम हो गया, एंटामीबा हो गया, ये सब जो होते हैं इसी सीलिया के माध्यम से गमन करते हैं। आप अपने बायोलॉजी की किताबों में पढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी माध्यमों से देखेंगे तो दिखेंगे कि कैसे वो गमन करते हैं। तो प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से किस जगत के जीवों में सीलिया अथवा फ्लेज्मा के द्वारा गमन होता है? तो प्रोटिस्टा जगत के जीवों में। इसे भी बहुतों भागों में बांटा गया है, जैसे अमीबा, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, डायटम।
ठीक है। ये सब के सब गंदे पानियों में पाए जाएंगे। एंट अमीबा को तो जानते ही हैं कि यह अमीबीय पेचिस के लिए जिम्मेवार होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया परजीवी भी इसे कहा जाता है। यूग्लिना को ध्यान रखेंगे। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु एवं पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं, या जंतु एवं पादप के बीच की योजक कड़ी है यूग्लिना। सवाल आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से किस समूह का जीव जंतु एवं पादप के बीच की योजक कड़ी है? तो प्रोटिस्टा समूह का जीव का नाम क्या है? यूग्लिना। हमने नोट में लिख दिया है, जंतु एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना को कहते हैं। यही है, ये प्रोटिस्टा जगत के हैं जहाँ एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ सब इसी में आते हैं। और इनमें जो गमन होता है सीलिया अथवा फ्लेज्मा के द्वारा होता है। ये जो बांटा हमने सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया है। परीक्षाओं में प्रश्न एंट अमीबा से पूछता है, प्लाज्मोडियम से पूछता है, खास करके यूग्लिना को ध्यान रखेंगे। 3 चीज, प्रोटिस्टा समूह का जो जीव है उसमें एक यूग्लिना वो पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी है, और साथ ही प्रोटिस्टा समूह के जीवों में सीलिया अथवा फ्लेज्मा के द्वारा गमन होता है। ये क्या होता है हमने यहाँ पे आपको बता दिया, एकदम रुआ जैसा रहेगा, जो पतला रुआ होता है उस तरह का होता है, उसी से ये गमन करते हैं। ठीक है, कौन सा जब समूह था? प्रोटिस्टा समूह। प्रश्न इससे क्या बनता है हमने बताया। अब देखते हैं इसके आगे के समूहों को। आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, यानी कि फंगी और प्लांट यानी कि पादप जगत को एक नज़र देख लीजिए। फंगी क्या है? इसमें वह जीव हैं जो अपने भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यहीं से आपसे पूछेगा कि कवक जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, ये अपना भोजन जो है सड़े गले मृत पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ कोई भी चीज़ सड़ता गलता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। कुछ एक पौधे भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मशरूम कभी साफ जगह पे नहीं होता, वहीं पे होगा जहाँ पे कुछ चीज़ें सड़ेंगी, तो उसकी अपनी विशिष्टता हुई, अर्थात वह अन्य जीवों से कुछ अलग विशेषता लिए हुए। कुछ जीव जो होते हैं साफ सुथरी जगह पर ही रहेंगे, कुछ गंदे जगहों पर ही उत्पन्न होंगे। किसी डेड बॉडी में देखे होंगे, किसी सड़क या रेलवे ट्रैक किनारे अपने जानवरों को देखा होगा जो मरे हुए होते हैं, उनमें नाना प्रकार के जीव होते हैं। वो जीव कौन होते हैं? वो जीव जो होते हैं उन्हें प्राकृतिक सफाई वाला बोला जाता है। प्राकृतिक सफाई वाला बोला जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि प्राकृतिक सफाई वाले जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं? तो वो कवकों में ही आते हैं। ये सब क्या करते हैं कि जो भी सड़े गले जहाँ पे सड़न शुरू होती है उस जीव को खा जाते हैं, चट कर जाते हैं, और फिर इन्हें खाने के लिए अलग से जीव आ जाते हैं, और इस प्रकार से प्रकृति का नियम चलते रहता है। खैर, कथा कहानी नहीं। तो जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कवक यानी कि फंगी कहलाते हैं। याद रखिएगा कि यह परपोषी एवं यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचयित रहता है। किसकी चीज के रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। पूछेगा आपसे परीक्षा में यही कि कवकों में भोजन किस रूप में संचयित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिए कि जैसे जैसे जीव बढ़ते जाएंगे उनमें भोजन संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ते जाएगी। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें भोजन संचय लगभग नहीं होती है, बहुत कम होती है। यही कारण है कि उनका जो जीवन काल होता है बहुत सूक्ष्म कम होता है। बहुत सारे जीव जो होते हैं अपना भोजन बहुत ज़्यादा संचयित करते हैं, तो ये एक अलग कहानी होती है। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि जीव जो होते हैं, जितने भी जीव है, जैसे जैसे उनकी स्थिति बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे उनकी कायिक स्थिति बढ़ती जाएगी, वो अपना भोजन संचयित करते जाते हैं। आपने ध्रुवीय भालू के नाम सुना होगा। ध्रुवीय भालू जो होते हैं एक बार में अपना भोजन 6 महीने का भोजन संचयित कर लेते हैं। कहाँ संचयित करते हैं? तो 6 महीना इतना खाता है कि खा खा के खूब मोटा हो जाएगा। और जब 6 महीने ध्रुवों पर बर्फ पड़ने लगती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो किसी गुफा में सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। स्थिति तो ये होती है कि सिर्फ उसकी सांसें हृदय स्पंदन करते रहती है, बाकी शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, और इस प्रकार से वह अपने आप को उस विशिष्ट परिस्थिति में अनुकूलित कर चुका है। तो भोजन का संचयन होता है। तो भोजन का संचयन कवकों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा, यही आपसे पूछेगा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ईस्ट, मशरूम, एगारिकस, पेनिसिलियम इत्यादि इसके उदाहरण हैं। मशरूम मैंने आपको बोला जहाँ पे सड़ा गला चीज होगा वहीं पे होगा। तो कवकों से यही जो
मुख्य तथ्य है। फंगी आपसे से प्रश्न पूछेगा कि इनके जो भोजन संचयन होते हैं किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। एक नोट है कि कवक शैवाल के सहजीवी समूह को लाइकेन कहते हैं। कवकों एवं शैवालों के बीच में एक सहजीवन उत्पन्न होता है और इसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, प्रदूषण के प्रति बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। यदि एक बर्बाद हुआ तो दूसरा खुद भी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे में सहजीवी संबंध का मतलब हुआ दोनों एक दूसरे से कुछ लेते देते रहते हैं और साथ में बढ़ते रहते हैं। परजीवी संबंध का मतलब हुआ कि जहां एक लेगा दूसरे को कुछ देगा नहीं और हानि पहुंचाएगा। अगला है पादप जगत, प्लांटी। तो इसमें यूकेरियोटिक प्रकार के बहुकोशिकीय पौधे शामिल हैं जिनमें लवक यानी कि प्लास्टिड्स होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं। इनमें भोजन स्टार्च एवं लिपिड्स के रूप में संचयित होता है। यहाँ काइटिन के रूप में था, यहाँ स्टार्च एवं लिपिड्स के रूप में संचयित होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्लांटी में वैसे जीव होंगे जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग होता है। क्या कहते हैं, अमूमन तो सेलुलोज का ही बना हुआ होता है, ठीक है, और यह स्वपोषी होते हैं और इनमें भोजन जो होता है स्टार्च एवं लिपिड्स के रूप में संचयित होता है। स्टार्च एवं लिपिड के रूप में संचित होता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। प्लांटी जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। इतना तो आप भी जानते होंगे, समझते होंगे। अब देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा में वो प्लांटी हैं जो एकदम से नए नए प्लांट बनने वाले हैं, अर्थात एकदम से प्लांटों के सबसे प्रारंभिक समूह को थैलोफाइटा कहा जाता है। इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। अब कहेंगे श्रीमान हम कहाँ देखेंगे, हम कहाँ से समझेंगे? तो गंदे पानियों में या पानियों के जो जल स्रोत जहाँ होते हैं, जहाँ पे अस्थायी पानी होते हैं, वहाँ पे जाकर देखिए, कुछ हरे जैसी ऐसी संरचना दिखेगी जो बहुत ही सूक्ष्म होगी। उसमें जड़ तने पत्तियां नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो पौधे की श्रेणी में आते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीवित रहते हैं। इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। जैसे शैवाल भी होता है लाल भूरा नीला। तो यहीं से आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से पादपों के किस समूह में वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है? तो वो थैलोफाइटा में। दूसरा समूह होता है ब्रायोफाइटा। यह जल एवं थल दोनों में पाया जाएगा। याद रखिए, यह जल में पाया जाएगा और यह जल थल दोनों में पाया जाएगा। तो सवाल ये पूछेगा कि पादप समूह का कौन सा समूह है, उप समूह है जो दोनों जगह पाया जाएगा? तो ब्रायोफाइटा, ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तीसरा होता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा का मतलब हुआ वैसे पौधे समूह जिनमें संवहनी उत्तक मतलब जल को ले जाने वाले और पोषक पदार्थों को लाने वाले दोनों उत्तक मौजूद होते हैं। इन्हें हम जाइलम एवं फ्लोएम कहते हैं, जानते हैं। तो वैसे पौधे जिनमें संवहनी उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में विकसित हों, उन्हें ट्रैकियोफाइटा बोला जाता है। ट्रैकियोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 3 समूह में ट्रैकियोफाइटा को बांटा गया है। पादप जगत को भी 3 समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा जो जल में होंगे, इनमें वास्तविक जड़ तना पौधे नहीं होते हैं जैसे शैवाल। ब्रायोफाइटा ये जल थल दोनों में होते हैं, इनमें भी जड़ तना पत्तियों का लगभग अभाव नहीं होता है, लेकिन ये थैलोफाइटा से कुछ ऊपर होते हैं, इनमें कुछ आंशिक रूप से रहेंगे। फिर है ट्रैकियोफाइटा, यानी कि इसमें सब चीज होंगे और ये बृहत बड़े पौधे जो होते हैं इसी वर्ग में आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, कवक एवं पादप। कवकों से कहाँ से सवाल पूछा, मैंने बता दिया। पादपों से कहाँ से सवाल पूछेगा? पादपों में भोजन स्टार्च एवं लिपिड्स के रूप में संचयित होते हैं, ठीक है, और इनमें लवक यानी कि प्लास्टिड्स होते हैं। लवक आप जानते हैं क्या होते हैं सो, और नहीं जानते हैं तो पढ़िए, समझिए, और जानते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। पादपों को 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा जो सिर्फ जल में उत्पन्न होंगे, ब्रायोफाइटा जो जल थल दोनों जगह होते हैं, ट्रैकियोफाइटा जो सबसे बड़ा बथी क्या कहते हैं, ये जो भूभाग पर पाए जाते हैं। और इसमें क्या है
कि जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में संवहनी ऊतक होते हैं। सवाल आपसे यही पूछेगा कि पादपों के किस समूह में जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में संवहनी ऊतक विकसित होते हैं? तो आपको याद रखना है ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो इतनी तरह की चीजें होती हैं और इतने तरह के सवाल इससे उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं आगे के चीजों को। अब देखिए जंतु जगत को। देखिए अभी तक जो हमने 5 भाग देखा वो 5 भाग ही ध्यान रखें। ये एक्स्ट्रा हमने इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि इन 5 भागों में कौन कौन से जीव शामिल हैं या जीव जगत शामिल है। यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो पूरा वर्गीकरण है ये हमने लिनियस के वर्गीकरण के आधार पे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पे रखे हैं। हाँ, हर एक वर्ग का फिर अलग अपना अपना वर्गीकरण है। ये वीडियो उसके लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है, उतना बताना ये इस वीडियो में उद्देश्य नहीं है। इसमें सिर्फ जो 5 जगत हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है और उनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जंतु जगत एनिमल, जंतुओं में भीति रहित यानी कि वार्डलेस यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यह परपोषी होती हैं तथा यह चलयमान एवं होते हैं एवं इनकी वृद्धि सीमित होती है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहला भीति रहित, भीति रहित मतलब वार्डलेस। देखिए पादपों में जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, कठोर होती हैं और उनमें कोशिका भीति होती है। जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका भीति रहित होती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। कोशिका भीति जिसमें होगा उसका जो शरीर होगा कठोर होगा। पादपों को देखोगे एक आकार के एकदम सीधा लंबा होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो सेल होते हैं उनको सेल में कोशिका भीति होती है। कोशिका भीति जो होता है पादपों की जो कोशिका भीति होता है सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका भीति नहीं होती है और यह यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाली होती हैं या परपोषी होते हैं अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं और साथ ही चलयमान तथा वृद्धि सीमित होती है। कहिए कि सर चलयमान तो समझ में आ रहा है लेकिन वृद्धि सीमित क्या है? वृद्धि सीमित का मतलब हुआ कि पादपों की तरह इनमें बहुत ज़्यादा अनावश्यक वृद्धि नहीं होगी, इनमें वृद्धि सीमित होगी। यह एक निश्चित सीमा तक ही जाएंगे, जो इनका जातीय गुण होगा वहीं तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मान के चलिए कि कोई बाघ है, कोई विशेष प्रकार का बाघ है, वो 5 फीट का होता है, 7 फीट का होता है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो 7 फीट तक ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 70 फीट तक चले जाएंगे, लेकिन पादपों में ऐसा नहीं है। मान के चलिए बरगद का पेड़ है, यदि 1000 साल उसको रख दिया जाए, 500 साल रख दिया जाए तो इतना बड़ा हो जाएगा कि कुछ कहना नहीं। ठीक है, तो उससे माना जाता है कि वृद्धि सीमित होती है। जंतु जगत में, तो जंतु जगत से 3 चीज सवाल आपसे पूछेगा कि इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? भीति होती हैं। किस प्रकार की कोशिका होती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। अब जंतु जगत को भी 10 भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र या परजीवी होते हैं। पेरिफेरा वैसे जीव जो खारे पानी में रहने वाले होते हैं और इनके शरीर में अनेकों छिद्र होते हैं जैसे स्पंज, ठीक है ना, मायोनिया, ये सब जो जीव होते हैं पेरिफेरा में आते हैं। पेरिफेरा के जो जीव होते हैं वो खारे पानी में उत्पन्न होते हैं। तो पूछ दे आपसे कि खारे पानी में उत्पन्न होने वाले जंतु जगत का जीव, तो पेरिफेरा को रखेंगे। अब है सिलेंट्रेटा, यह जलीय जंतु जिसके मुंह के पास तंतु होते हैं और इसी तंतु से वह शिकार को पकड़ता है, जैसे जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब जो होते हैं इसके जो मुंह होगा ना, ऐसे मान के चलिए ऐसे है जीव है और यहाँ पे इसका मुंह है, तो इसका मुंह पर ना छोटा छोटा तंतु रहेगा और यही तंतु से शिकार को, यहाँ पर शिकार है तो इस तंतु को ऐसे पकड़ के पेट में फिर कर लेगा इसको। तो इस तरह से ये अपने भोजन को करते हैं। फिर है कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? चौथे है ना जी, हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थेस। ये क्या है? यह उभयलिंगी जीव हैं, जैसे फीताकृमि इत्यादि आते हैं। अगला क्या है? एस्केलमिन्थेस। इसके को क्या कहते हैं? यह श्वसन अंग नहीं होता है एवं एक लिंगी होते हैं, अर्थात इस प्रकार के जीवों में श्वसन अंग नहीं होता है। कौन से जीव? एस्केलमिन्थेस होता है, इसमें श्वसन अंग नहीं होता है। अब यहाँ देखिए एक जीव का नाम सुने होंगे, एनिलिडा। एनिलिडा जो होता है यह तंत्रिका तंत्र युक्त एक लिंगी या उभयलिंगी जो होते हैं, जैसे जोंक, बेरिश, केचुआ इत्यादि जो होते हैं एनिलिडा वर्ग में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में थोड़ा सा हड्डी वगैरह रहेगा, अलग अलग छाती पेट के रूप में उसका शरीर विकसित होता है। तो केकड़ा, मच्छर, घरों में क्या पाया जाता है? कॉकरोच, ये सब इसी में आता है, आर्थ्रोपोडा में ही आता है। ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता दूं एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर क्या है या
प्रश्न कैसे पूछा जाता है। एनिलिडा वर्ग में वैसे जीव आते हैं जिनमें तंत्रिका तंत्र होता है, वह एकलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, लेकिन यह रेंग रेंग के चलते रहेगा। ठीक है, कैसे चलेगा? रेंग रेंग के चलेगा। जैसे केंचुआ, जोंक इत्यादि होते हैं, ये पूरे शरीर से खून को चूस लेते हैं और इनमें कोई बहुत सुस्पष्ट पाचन क्रिया का, उत्सर्जन क्रिया का, खाने पीने का, आँख का कोई बहुत वो सुस्पष्ट बंटवारा इस सब में नहीं होता है। लेकिन प्रायः वैसे रेंगने वाले जीव जिनमें जो एकलिंगी या उभयलिंगी होते हैं और तंत्रिका तंत्र होता है, वो एनिलिडा वर्ग में आते हैं। परीक्षाओं में जब आपसे पूछेगा तो इसी कन्फ्यूजन को दूर रखना। अगला क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में वैसे जीव होते हैं जिनके शरीर के ऊपर हल्का सा आवरण रहेगा और साथ ही इनके शरीर जो होते हैं छाती, पेट, सिर में विभक्त होता है। अब आपसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनिलिडा मतलब वैसे प्रारंभिक जीव जो रेंगते हैं, रेंग रहे हैं, सांप नहीं, सांप विकसित में आता है, रेंग रहे हैं और इनका जो शरीर होता है कोई बहुत सुस्पष्ट बंटवारा लिए हुए नहीं होता है। हाँ, मुंह होता है, उत्सर्जन इत्यादि होते हैं, लेकिन बहुत ही प्रारंभिक अवस्था के चीज होते हैं, जैसे केंचुआ, जोंक इत्यादि। आर्थ्रोपोडा में क्या होगा कि शरीर के ऊपर हल्का आवरण भी रहेगा और साथ ही इनके शरीर जो होते हैं पेट, सिर और मुंह में पेट, सिर और क्या चीज था जी? छाती। हाँ, छाती में विभक्त होते हैं, जैसे केकड़ा, मच्छर, तिलचट्टा इत्यादि आते हैं। अगला आता है मोलस्का। मोलस्का जो जीव होते हैं इनमें श्वसन जो होता है गिल्स के माध्यम से होता है, जैसे घोंघा, सिप्पी इत्यादि जो होता है वो मोलस्का में आता है। अब है एकिनोडर्म। एकिनोडर्म वैसे जलीय जीव होते हैं जिनमें नालपार यानी कि उनका जो भोजन उत्सर्जन का जो तंत्र होता है वो विकसित होता है, जैसे में स्टारफिश। ठीक है, तो ये है कौन में आ गया? एकिनोडर्म में आएगा। अगला जो होता है सबसे विकसित वाला में है कोर्डेटा। कोर्डेटा में ही सब पूर्ण विकसित जीव होते हैं, जिसमें अंग लगभग विकसित होते हैं। लगभग मतलब विकसित ही होते हैं। तो जो सबसे विकसित वाले जीव होते हैं वो किस में आते हैं? कोर्डेटा में आते हैं। सबसे विकसित वाले जीव किस में आएंगे? कोर्डेटा में। विकसित का मतलब विकसित अंग और अंगक वाले जीव कोर्डेटा में, और सबसे प्रारंभिक वाले प्रोटोजोआ में। यानी कि प्रोटोजोआ से बढ़ते जाइए और ये विकास का क्रम में हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ में एकदम प्रारंभिक स्तर के जीव होंगे जो एक कोशिकीय होंगे, स्वतंत्र या परजीवी होते हैं। उसके बाद पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लाटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्म और कोर्डेटा। इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न कहाँ से पूछेगा कि पूर्ण विकसित जीव जिनमें सभी अंग लगभग विकसित होते हैं किस वर्ग के सब होते हैं? जंतु जगत में कोर्डेटा के। जितने भी सरीसृप हो गए, मैमेलियाज हो गए, हम लोग हो गए, सभी कोर्डेटा में ही आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जीवों के वर्गीकरण, आधुनिक जो वर्गीकरण किया गया उससे संबंधित वीडियो। एक चीज मैं ध्यान ला दूं कि ये मैंने पूर्ण विकसित नहीं बताया, इसके लिए एक अलग चैप्टर है, अलग चीज है। वहाँ पे पादपों को किस भागों में बांटा गया है, उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, जंतुओं के किस भागों में बांटा गया है, किसमें शामिल होते हैं, वो अलग वीडियो है, उस पर मैंने अलग बना रखा है या बनाया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों का वर्गीकरण था। जीवधारियों के वर्गीकरण को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड रूप से इसलिए रख दिया ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहें, कन्फ्यूजन ना हो, गलत ना हो। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।